उसके बाद ही हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि हम उस पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाएंगे, जो भी इसके अंदर लिप्त है, जिसने प्लानिंग करी, जिसने शह दी, जिसने मदद करी, जिसने बेट किया। हमने कभी भी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हैं या हम कोई और कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके रिस्पॉन्स पे जो पाकिस्तान का आपने रिएक्शन देखा कि पाकिस्तान का हर एक अधिकारी, उसके प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक वो ये बोलते रहे हमला हो जाएगा, हम बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देंगे। तो इसका कहने का मतलब तो ये हुआ कि उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज थी, क्योंकि हमने तो बोला नहीं था हम पाकिस्तान पे हमला करने वाले, हमने बोला था टेरर पे हमला करेंगे हम, और वही हमने आज करके दिखाया, टेरर के ऊपर हमला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके तो दाढ़ी में झाड़ू था पूरा। तो ये सारे के सारे टेररिस्ट मिल के रोना रो रहे थे। अभी अगर ये इन्होंने कोई और गुस्ताखी करी तो ये बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। गुस्ताखी की बात आपको बता देता हूं, इस वक्त की ताजा खबर, एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है। दोनों तरफ से तोप के गोले चल रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स सिविल एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने जो मौके पर मौजूद हैं ये बताया कि कम से कम 70 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आमने सामने की फायरिंग हो रही है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर जुड़े हुए हमारे साथ इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग पर। मनीष, क्या अपडेट है? उसके बाद नौशेरा, साथ में मेंढर, रजौरी, पुंछ, उसके साथ साथ उरी सेक्टर, रामपुर सेक्टर, कुपवाड़ा, कुल मिला के पाकिस्तान ने अपनी 70 ऐसी लोकेशंस है जहां से आर्टिलरी शेलिंग और उसके अलावा जो मीडियम मशीन गन के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीज फायर था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए इसको एस्केलेट किया है। सिर्फ भारतीय सेना की फॉरवर्ड चौकियों को ही नहीं, बल्कि जो रिहायशी एरियाज हैं, सिविल गांव बने हुए हैं, उन गांवों में भी उसने टारगेट किया है। जिसमें मेंढर में अभी तक जो कंफर्म सोर्सेज हैं उसके मुताबिक 2 से 3 के जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी जान गई है और कुछ इंजर्ड भी हैं जिनके इवैक्यूएशन के लिए इस समय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। लेकिन 70 ऐसी पोस्टें हैं जहां से पाकिस्तानी आर्मी इस समय फायरिंग कर रही है और भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। लेकिन एक बार फिर से आप समझें कि ये सिविल एरिया को भी टारगेट कर रहा है पाकिस्तान और साथ में भारतीय सेना की जो फॉरवर्ड चौकियां हैं उसको निशाना बना रहा है। लेकिन गंभीरता इस बात की है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि सियालकोट का एरिया है, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर में सांबा, फिर उसके बाद हीरानगर सेक्टर, साथ में अखनूर की तरफ जो पूरा एरिया आता है, वहां पर भी अलर्टनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय फायरिंग लगातार अलग अलग मोर्चों से कर रहा है। हमारे साथ 16 कोर कमांडर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल रॉय इस वक्त मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान की तरफ से जो ये शेलिंग हो रही है, ये इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स है, हम और क्या किन और चीजों के लिए तैयार हमको रहना चाहिए? देखिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स में जैसा कि हम पहले भी ये जान रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान के इस बात को नहीं ख्याल में किया गया है कि टेररिस्ट कैंप पीओके में है या पाकिस्तान में है, 9 ठिकाने जो थे टेररिस्ट के उनको बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के हमने उनको बर्बाद किया है। तो ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान भी इस तरह से जो है अपनी गोलाबारी शुरू करेगा और उसके पास जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो एलसी के अक्रॉस ही बन सकता है। और उसमें भी 16 कोर एरिया जो कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में पड़ता है और जहाँ जहाँ ये मतलब बिल्कुल सुंदरबनी से लेकर के ऊपर नॉर्थ में चलते जाइए, सुंदरबनी, नौशेरा, बिम्बर गली, कृष्णा घाटी, पुंछ, ये सब एरियाज़ आते हैं। तो ये एरियाज़ में बमबारी इसलिए उसने पहल की है कि ये एरिया ऐसे एरिया है जहाँ की हमारी जो सिविल आबादी है वो एलसी के काफ़ी नज़दीक तक बसी हुई है और यहाँ पे पहाड़ियाँ जो हैं क्योंकि छोटी हैं, इसलिए जो भी वो अक्रॉस एलसी के फायरिंग होती है उसका इफेक्ट बिल्कुल सामने दिखता है और नुकसान होने की ज़्यादा गुंजाइश है। तो इस समय पाकिस्तान के पास यही एक ऑप्शन बचा था कि एलसी को एक्टिवेट कर दो, एलसी के आर पार जो है फायरिंग शुरू कर दो और उसमें जो है ये उनका इमीडिएट रिस्पांस है। और आगे जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये फायरिंग के चलते जो है अभी इस फायरिंग और तेज़ होगी और ये एरिया भी बढ़ेंगे। जैसे कि अभी जो है वो और नीचे आएगा तो सियालकोट के सामने जम्मू का जो रीजन पड़ता है वहाँ भी फायरिंग की मुहिम चल सकती है। सांबा के सामने भी फायरिंग के लिए वो तैयार हमें रहना पड़ेगा और ये जो है अभी इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस भी फायरिंग जो है वो तेज़ हो सकती है। तो सिर्फ एलसी के अक्रॉस अभी जो फायरिंग हुई है धीरे धीरे ये बढ़ सकती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा फिलहाल बचा नहीं है। हमने उनकी एयर स्पेस को वायलेट किया नहीं है, हमारी एयरफोर्स
पार गई नहीं है। स्टैंड ऑफ हथियार से हमने अटैक किया है उनके ऊपर, मिसाइल हमने इस्तेमाल किए हैं, ड्रोन हमने इस्तेमाल किए हैं। तो इस सब के चलते इस समय शुरुआत में पाकिस्तान के पास ये ऑप्शंस जो है बहुत लिमिटेड हैं, और अगर कोई और ऑप्शन अडॉप्ट करता भी है उसके लिए हमारे एयर कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो हैं ऑलरेडी हवा में हैं बॉर्डर एरियाज में। 2019 में उसने एयर अटैक की कोशिश की थी, उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि अगर उसने कोशिश की भी है तो पहले ही खबरें आ रही हैं कि उनके 1-2 जहाज़ जो हैं ऑलरेडी ज़मीन पे गिर चुके हैं। अब इसकी पुख्ता खबर तो अभी नहीं आई है, लेकिन वो भी खबर आ जाएगी। तो इस सब के चलते मेरा ये मानना है कि अगर कुछ और करता है तो उसके लिए हम पहले से तैयार हैं, और इमीडिएट रिस्पांस जो है उसका एलसी को एक्टिवेट करने का रहा है, जिसके लिए हमारे पास काफ़ी क्षमता है। और अगर ये बात बढ़ती है तो उसको नुकसान हम ज़्यादा करेंगे, ना कि वो हमें कर पाएगा। एक कुछ खबरें सर मैं ऐसी देख रहा हूं, जनरल दत्ता उसके कुछ आर्मर्ड डिविजन्स की मूवमेंट बड़ी तेजी से वहां पर देखी जा रही है पाकिस्तान में। वो कोई जमीनी कार्रवाई की भी कोशिश कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये तो काफ़ी दिन पहले खबर आ गई थी कि इसने 2 डिवीज़न JNK की तरफ मूव करे हैं, और एक आर्मर डिवीज़न इसका जो 6 आर्मर डिवीज़न है इसको इसने मोबिलाइज किया था। लेकिन अभी तक आपको कोई ऐसी खबर नहीं आई होगी कि भारत का कोई मैकेनाइज फॉर्मेशन या आर्मर डिवीज़न मोबिलाइज हुआ। लेकिन भारत के पास ऐसी क्षमता है कि अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करे कि वो अपना मैकेनाइज या आर्मर्ड फॉर्मेशन से LC को या इस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करे, तो हम पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट देंगे। और ये उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं, हमारी काबिलियत क्या है, हमारे पास कितना है आर्मर है, कितने टैंक्स हैं, वो किस कैटेगरी के टैंक्स हैं। पाकिस्तान के पास मोस्टली चाइना के सप्लाई कराया हुआ इक्विपमेंट आज के दिन में, जिसकी रिलायबिलिटी और सस्टेनेंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, आज के दिन में पाकिस्तान के पास में सिर्फ 4 दिन का वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। उसके पास ना असला है, ना उसके पास रिजर्व पेट्रोलियम या फ्यूल है। वो अपनी मैकेनाइज फॉर्मेशन को अगर मूव करता है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, और अगर उसने मूव किया तो उनके सारा जो फॉर्मेशन है उनको हम तबाह कर देंगे। चाहे हम मिसाइल इस्तेमाल करें, एयर इस्तेमाल करें, या अपने हम प्रिसीजन स्ट्राइक का इस्तेमाल करें। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी मैकेनाइज फोर्सेस भी सियालकोट सेक्टर के अंदर दाखिल हो सकती हैं और पंजाब के इलाके में इनग्रेस करके पाकिस्तान के ऊपर हमला चालू कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो एम नहीं है। हमारा एम था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाना। जी। अभी ये पाकिस्तान के हाथ में है, वो इस जंग को बढ़ाना चाहता हो तो बढ़ाए, और नुकसान कराना। एक खबर जो स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे हमारे व्यूअर्स, रजत जी, सुबह 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी इस ऑपरेशन की, और कहां अटैक किया है भारत ने इन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यह आपको हम दिखाते हैं। एक कमोडोर साहब मेरी सहायता करेंगे इसमें। बिल्कुल जी सर, ये रहा भारत और पाकिस्तान का नक्शा, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर, POK और पाकिस्तान का पंजाब, जहां पर हमला हुआ। देखिए, अगर आप डिस्टेंसेस को देखें तो 15 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंसेस हैं, जहां पे जितने भी उनके टारगेट सिस्टम्स हैं POK के अंदर, जैसे कि मुजफ्फराबाद और उसके आसपास के सिस्टम्स, वहां पे हमला किया गया है और भारत के अंदर रहते हुए किया गया, यानी कि स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। आप जितने भी टेरर कैंप्स हैं, चाहे वो है और जैशे मोहम्मद के, चाहे वो है लश्कर तैयबा के, अब हमने बात करी थी मुरीदके की, कि जो लाहौर से थोड़ा नीचे है मुरीदके, जो कि लश्कर तैयबा का मेन टेररिस्ट ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स है, वहां पे भी उसको अटैक किया गया। कोटली पे अटैक किया गया, जहां पे लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और सवाई लश्कर टेरर कैंप है। तो ये आप देखिए, यहां का जो एरिया है 15 से 40 किलोमीटर के अंदर मल्टीपल स्ट्राइक्स हुई है स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ, और ज्यादातर वेपन्स इतने एक्यूरेट रहे हैं कि हर जगह पे 5 मीटर से कम के अंदर बॉम्ब गिरे, यानी कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सर, एक बात तो क्लियर है, मतलब हमारा कोई एयरक्राफ्ट जो था वो इस बार POK के अंदर या पाकिस्तान के अंदर नहीं गया। बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि हमने 2 वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है। एक है कि
रफाल के साथ हमने स्कैल्प, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, 300 से उसका रेंज 560 किलोमीटर तक गिना जाता है। भारत के अंदर रहते हुए हम, वो एक स्टेल्थी मिसाइल है, उसने जाके अटैक किया। कई बार लोगों ने बात करी थी, क्वेश्चन किया था कि हम तो देख लेंगे जी स्कैल्प जब आएगा। आ गया जी, स्कैल्प आ गया। और दूसरी चीज जो बहुत ही मेजर हमने यूज की है, वो हमने यूज की है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ये 70 किलोमीटर की रेंज है। भारत के अंदर रहते हुए 15 से 30 किलोमीटर टारगेट सिस्टम्स को उसने बहुत एक्यूरेटली अटैक किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बंकर्स वहां तक उसको अटैक किया गया है और उसको एकदम तबाह और बर्बाद कर दिया गया। ये तो हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमने डिस्टिंग्विश किया है मिलिट्री टारगेट में, हमने डिस्टिंग्विश किया है अपने टेरर कैंप्स में। और हमने जैसे कहा था कि टेरर कैंप्स को मारेंगे, मैं अभी आपके चैनल के द्वारा उनको जो पीछे से इसको कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं, अभी तो हमने टेरर ट्रेनिंग कैंप्स और हेडक्वार्टर्स को हिट किया। अगर आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे तो आपके घर में घुस के जो फाइनेंस करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं और जो गाइड एंड कंट्रोल करते हैं, चाहे वो टेरर लीडर्स हैं या कोई भी और है, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सौरभ जी, मैं तो बहुत खुश हूं कि उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया है। वैसे भी उनके पास 4 से 5 दिन का लड़ने का असला बारूद नहीं है। तो अब अगर हम देखें 155 मिलीमीटर जो उन्होंने 40,000 के करीब दे दिए थे यूक्रेन को, आज उनके पास शॉर्टेज है आर्टिलरी शेल्स की, आज उनके पास शॉर्टेज है BM-21 की रॉकेट्स की, आज उनके पास शॉर्टेज है असला बारूद की। जितना असला बारूद वो यूज करना चाहते हैं करें, और कुछ ही दिनों में वो लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। ये देखिए सर, थोड़ी देर कुछ पहले और बड़ी अच्छी बात टारगेट्स कही जो थी। एयर काउंटर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो कहां करेगा हमारे? बिल्कुल, अभी उनकी विडंबना क्या है कि देखिए, हमने जितने भी अटैक किए हैं टारगेट सिस्टम्स, वो हमने किए हैं अपने देश के अंदर टेरर कैंप्स के ऊपर। उनकी जो विडंबना है कि भारत के अंदर तो कोई टेरर कैंप ही नहीं है, कोई ऐसा हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर जो पीओके के डिसग्रंटेड एलिमेंट्स है, हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं। कोई मंदिरों में, गुरुद्वारों में उनकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, कोई मदरसे हम नहीं रन कर रहे उनके लिए। तो ऐसा टारगेट क्या है उनके पास? इसलिए जब वो सीज फायर तोड़ के उन्होंने अटैक किया तो किस पे हमला हुआ है? हमारे सिविलियंस पे हुआ है। कितने मरे हैं? 3-4 मरे हैं, हमारे सिविलियंस मरे हैं। लेकिन जो हमारी आर्मी रिस्पॉन्ड कर रही है, और जैसे आपको पता भी चलेगा कुछ देर के बाद जब 10 बजे इसकी कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो ये जो डिटेल हमको मैप में दिखाई दे रही है एक एक जगह की, जी इसके बारे में बताएं कि कैसे, कहां, कौन सी जगहें हैं, कैसे इनको अटैक किया? जैसे ये बरनाला में टेरर कैंप है, सरजाल टेरर कैंप ये जैश ए मोहम्मद का है, महमूना का जो टेरर कैंप है ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का है। दो बड़े क्लियर टारगेट्स हैं कमोडोर साहब, लश्कर तैयबा के ठिकाने, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने। ये कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी भेजते हैं। बिल्कुल, और ये दो जो है एलओसी के पास टारगेट सिस्टम्स है, इनके डिस्टेंसेस 10 से 40 किलोमीटर, और ज्यादातर यही दो आतंकवादी टेरर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन। एक ठिकाना सर बहुत अंदर तक जाकर मारा है, वो है बहावलपुर का। बहावलपुर किस लिए फेमस है? बहावलपुर फेमस है मसूद अजहर के लिए। बहावलपुर फेमस है उनके वो मदरसास के लिए जहां से वो टेरर ट्रेनिंग और अटैक्स और रिक्रूटमेंट करते हैं। 100 किलोमीटर के करीब है, मुल्तान से थोड़ा सा नीचे आता है, उसको नहीं छोड़ा हमने जाके 100 किलोमीटर अंदर तक जाके हमारी वेपन सिस्टम ने अटैक किया। इसका मतलब है वहां जरूर हमने स्कैल्प मिसाइल और रफाल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया होगा। और वैसे भी हमारे पास Su-30 है, और उसके साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो ब्रह्मस NG नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का है, जो कि 290 किलोमीटर है। वेल इनसाइड भारत के रहते हुए, तो भी 100-150 किलोमीटर अंदर रहते हुए भी हम 100 किलोमीटर भावलपुर पे हमला कर सकते हैं। जी मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। सर प्लीज, क्योंकि ये आपका जनरल रॉय का तो ये प्ले फील्ड रहा है एलओसी का लगा, जनरल दत्ता सिन्हा साहब प्लीज, ये अब फिलहाल जो पाकिस्तान कर रहा है सर एलओसी पर गोलीबारी, इसका इमीडिएट रिस्पांस ये है इन मिसाइल अटैक्स के जवाब में। ये आपके सामने नक्शा है। देखिए थोड़ा सा जो हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट यदि इसको बंद कर दे तो थोड़ा मैं समझा पाऊँ। ये वाला केवल आप पहले जो बताते हैं, अदरवाइज आई जस्ट एक्सप्लेन। देखिए इससे थोड़ा
यदि बस आप फ्रीज कर दीजिए। यदि आप ये देखते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका कहते हैं, और इसका ही ये इलाका थोड़ा सा गलत से दिखाया गया है। ये देखिए आपकी इंडस जा रही है, तो कृष्ण गंगा ऐसे करके जो ये इलाका आता है, और यहाँ पर तकरीबन मिलन दिखियो 0 पॉइंट कहते हैं। तो ये इलाका पीओके हम कहते हैं, 700 ऐसे करके ये चला जाता है ऊपर की तरफ। उसके बाद हमारे ग्राउंड ऑफ एक्चुअल लाइंस आ जाती है। तो यहाँ पर जो मेजर चीज़ हुई है, 2 पोस्ट ये जगह यदि आप यहाँ से लेते हैं यहाँ तक 2 हैं। यहाँ मुजफ्फराबाद पड़ता है और यहाँ पर कोटली पड़ता है जी, और इसके 3-4 और टारगेट थे। ये मेजर टारगेट्स थे। दूसरा, यदि हम जैसे यहाँ पर आते हैं, जब इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर सकड़गढ़ बल्ज है जम्मू के ठीक सामने में, और उसके पीछे मुरीद के पड़ता है। मुरीद के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन भावलपुर। यदि आप भावलपुर को, तो पंजाब का पूरा इलाका, पूरा कंसंट्रेशन इस बार क्या है, किस लिए है कि हम भावलपुर में ले तो 5000 यार्ड्स कहते हैं, जो उतना बड़ा मदरसा है, उतना बड़ा मदरसा नहीं है, पूरा ट्रेनिंग कैंप है। अच्छा। जैसे हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी है या IMA, उसका भी से बड़ा है ये, जो वहां पर चलाते हैं। अब यहाँ रोक दीजिए इसको, अब यहाँ फ्रीज कर दीजिए। अब ये आप मुरीद की बात कर रहे हैं, लश्कर का क्या? हाँ, ये भावलपुर मैप में आपको ये दिखाई देगा। जो भावलपुर को हम देखते हैं, बठिंडा आप यदि समझते हैं, अच्छा। तो बठिंडा के ठीक सामने ये भावलपुर इधर पड़ता है। यदि आप जब हम इसके मुर्दके की ठीक बात करते हैं, पठानकोट के ठीक सामने पड़ेगा और सकड़गढ़ बल्ज में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े मैप में शायद लोग नहीं समझे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ को समझना। 5000 जो कि समथिंग लाइक इंडिया और IMA की जो हमारी ट्रेनिंग कैंप होती हैं, उसमें मेरे ख्याल से 7 या 8 मदरसे हैं, मदरसे जहाँ पर वो चलाते हैं, और वहाँ पर POP पासिंग आउट परेड किया करते थे ये लोग इन मदरसों में, मदरसों में जो उनका सेंटर है। अच्छा। भावलपुर का जो सेंटर है, भावलपुर, इसे देखिए वो जो कनाल आ रही है, हाँ, वो कनाल जाती है और सीधे मुल्तान की तरफ जाती है। जो हम वाटर स्ट्राइक किए हैं उसके अंदर में इसका इम्पोर्टेंट बड़ा सुलेमान की हेडवर्क पड़ता है। फाजिल का हमारा एक जगह है, जी हाँ, फाजिल का है। हाँ, उसके ऊपर फिरोजपुर है। फिरोजपुर में हमारा लाइट शॉट का ये हुआ, क्योंकि दीज आर मेन टारगेट्स। वहाँ से जब ये पानी आती है तो ये भावलपुर जाती है, ये कनाल सिस्टम है, और वही कनाल सिस्टम चोलिस्तान डेजर्ट को जाती है। जो देखिए बड़ा पिक्चर है, अभी तो शुरू हुआ है। यदि हम ये कहें कि हमने बदला पूरा कर लिया, बदला नहीं है इस बार, क्योंकि यदि हम नीचे से भी आ रहे हैं, यदि आपको पता होगा रैपिड MQ-9 रैपिड ड्रोन्स जो आए हैं, जो उसकी मेजर उन्होंने फिल्मिंग की है। इस बार पाकिस्तान क्यों नहीं डिनाई कर रहा है, क्योंकि दिस हैज बीन फिल्म्ड, तस्वीरें, और कोई नहीं कि जो हमारी स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। इसके अलावा 12 जगह जो POK में, जो मैं कह रहा हूँ 740 किलोमीटर, उसमें सबसे बड़ा पलन वाला जगह है। पलन वाला से चिनाब रिवर अंदर जाती है, वो सूख गई है। उसके ऊपर एक मडियाला हाइट्स है, मडियाला क्रॉसिंग कहते हैं, और एक ब्रिज है जो टूटी हुई है। 65 बैटल का यहाँ का बदला होना है, क्योंकि यहीं से उसने LOC की बात करते हैं। वो इलाका इज अ मेजर POK की, जब हम बात करते हैं लेने की, दैट इज द मेजर टारगेट। जो नीलम वैली है, जब हम मुजफ्फराबाद देखते हैं यहाँ, या तकरीबन यहाँ मुजफ्फराबाद और नीलम वैली ऐसे घूमती है, और ये जो आपने दिखाया है गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका, तो तकरीबन यहाँ बनती है। जो अभी कल परसों बात हो रही थी कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा घाटी जो नीलम कि उसके जो डैम है उसको रोका जाएगा। अभी तो केवल हमने चिनाब को रोका है, झेलम को जब रोकेंगे। और इन्होंने कहा था कि इट इज ऑलरेडी ए स्ट्राइक, वो मिलिट्री डायमेंशंस ऑफ द वाटर वॉरफेयर का यह हिस्सा है। और ये जो स्ट्राइक है, ये तो अभी हमने शुरू किया है। आप रिटेलिएट करिएगा, आप रिटेलिएट क्या रिटेलिएट करेंगे? जो ये देखिए, मान के चलिए सौरभ जी, आज हमने कर दिया, सब चीज़ पता है हम लोगों ने किस तरह से किया, कितने थे, 9 टारगेट्स में हम गए हैं। मेजर 4 लोकेशंस हैं। इट इज़ कंप्लीटली इन पंजाब, इट इज़ इन POK। इसके अलावा पिछले बार यदि आप होगा 2019 में हम गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, बालाकोट POK में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा 88 किलोमीटर, वो भी प्रॉपर पाकिस्तान में आता है POK में। हाँ, इस बार हमने नहीं किया है, बिकॉज इन दैट एरिया जो ये है तहरीके तालिबान पाकिस्तान इज अटैकिंग। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, पिछली बार पाकिस्तान 24 घंटे के बाद आया था पलटवार करने के लिए, हमें अभी से अलर्ट रहना होगा
हम तो टोटल तैयार हैं। 24 घंटा 365 डेज। ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम देखिए पिछले बार क्या हुआ था बालाकोट के बाद भी और सर्जिकल स्ट्राइक, हम लोगों का ऐसा, मेरा भी अपना मानना है, आकलन ये था, हम ये कहते कि देखिए ये हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किए हैं, हम टोकनिज्म नहीं किए हैं। एक अटैक आप करिए, रिट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा। एक आतंकवादी हमला कीजिए, उसका जवाब यही होगा। वो विद इन सम टाइम, इट इज नॉट होना तो 24 आवर्स के बीच में चाहिए, जो इजराइल करता है, जो ये करता है, वो हम लाएंगे ये। अब सर दूसरी सुई जो पाकिस्तान की अटकी है रजत जी, वो अब एक्ट ऑफ वॉर। पहले हमने सिंधु जल समझौते पर उसको अबेंस में डाला, उसने कहा ये एक्ट ऑफ वॉर है, हमारा पानी रोक दिया। अब मिसाइल अटैक हमने किया, वो अब कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है। अब एक्ट ऑफ वॉर के बाद वो क्या एक्ट करेगा ये अभी तक नहीं पता। करने की क्षमताएं नहीं हैं, और करे तो बहुत ही अच्छा है।